नमस्कार व्यूअर्स। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत पुरी फ्रॉम सर्जिकल गैस्ट्रो क्लिनिक कानपुर, गैस्ट्रो सर्जन। और आज हम लोग पेट से संबंधित एक आम बीमारी हर्निया के विषय में बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हर्निया क्या होता है और ये शरीर में कैसे बनता है। जी नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फ्रॉम कानपुर। आज आपके सामने हूँ डिस्कशन करने के लिए कि हर्निया क्या चीज़ है। हम समझते हैं कि जैसे एक कैविटी है, पेट को हम एक कैविटी मान लें, इसकी दीवार है और बहुत सारे अंग इसके अंदर हैं। जब इस दीवार के अंदर कहीं कोई सुराख बन जाए तो पेट के अंदर के अंग उस सुराख में से निकल के बाहर आने का प्रयास करेंगे। इस चीज़ को हर्निया कहा जाता है। अब ये इतनी बड़ी कैविटी है तो इसका जो है एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अलग अलग लोकेशन में जहाँ जहाँ ये वीकनेस होती रहती है, जहाँ जहाँ ये होल बनेगा मसल्स के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग नाम हैं हर्निया के। ठीक है, कॉमनली इसको हम इन्ग्वाइनल हर्निया, जो हमारी जांघ के पास होता है, जो मेल्स के अंदर टेस्टिकल्स जो है स्क्रोटम की स्वेलिंग हो जाती है, फीमेल्स के अंदर भी ग्रोइन रीजन जो है, यूरिनरी एरियाज जो हैं उसके आसपास स्वेलिंग हो जाती है, इनको बोलते हैं इन्ग्वाइनल हर्निया। नाभि में जो स्वेलिंग हो जाती है उसको बोलते हैं अम्बलाइकल हर्निया। कभी कभी ये छाती और नाभि के बीच वाला एरिया सूज जाता है, उसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक हर्निया। इसी तरह से अगर कभी बगल में से फूल जाए चीज़ तो उसको बोलते हैं लंबर हर्निया। कभी कभी ऑपरेशन करने के बाद जो चीरा होता है उसमें वीकनेस आ जाती है, वहाँ से भी आंत या चर्बी या कुछ और कंटेंट बाहर आने का प्रयास करते हैं, उसको कहा जाता है इंसिजनल हर्निया। तो इस तरह से हर्निया के अलग अलग नाम हैं। हर्निया का मतलब यही है कि जो कैविटी की दीवार अंगों को संभाल के रखे हुए है, उस दीवार के अंदर कहीं ना कहीं मसल्स वीक हो गए, उसमें कुछ होल बन गया और वहां से अंग बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। इसको हम हर्निया कहते हैं। सर, ये शरीर में कैसे बनता है और क्यों बनता है? अभी मैंने जैसे बताया कि जब कभी किसी पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है तो चीरा लगाया है तो उस वजह से मसल वीक हो सकते हैं। तो ये कैटेगरी होती है इंसिजनल हर्निया की, कि किसी पेशेंट का पहले ऑपरेशन हुआ है और उसी ऑपरेशन वाली जगह पे कुछ समय के बाद से सूजन आना शुरू हो गया, फूल गया, अंग बाहर आने का प्रयास करते हैं। एक वैरायटी ये है। पर ज़्यादा कॉमन जो है इन्ग्वाइनल हर्निया की बात हम करते हैं। तो इन्ग्वाइनल हर्निया की जो फॉर्मेशन है वो दो तरह से होती है। देखिए, जो टेस्टिस है मेल्स के अंदर, अंडकोश जिसको बोलते हैं, वो जब बनते हैं वो पेट के अंदर बनते हैं। जब बच्चा हमारे माँ के गर्भ में होता है तो टेस्टिस की फॉर्मेशन पेट में हो रही होती है। उसके बाद टेस्टिस धीरे धीरे नीचे आके स्क्रोटम में आते हैं। तो ये जो प्रोसेस है पेट से स्क्रोटम में आने वाला, ये रास्ता जो होता है ये नेचुरली बंद हो जाता है। किसी किसी मरीज में ये रास्ता खुला रहता है, उसके कारण पेट की आंतें भी स्क्रोटम में निकलना शुरू हो जाती हैं। तो आप समझिए कि बच्चों में भी हर्निया होता है। नवजात में, 1 दिन का बेबी है उसको भी हर्निया हो सकता है। और कुछ हर्निया जो हैं वो ओल्ड एज में होते हैं। वो तब होते हैं जब मसल वीकनेस हो जाए। मान लीजिए बहुत भारी वजन उठा लिया एकदम से तो मसल जो है स्प्लिट हो गए, उस वजह से, वीकनेस की वजह से पेट के अंदर के ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं। तो ये दो अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं। कुछ पेशेंट्स में कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें SLE है, स्क्लेरोडर्मा है। तो इन सब कारणों से भी जो है मसल वीकनेस आ जाती है और हर्निया बन जाता है। तो यही कारण है हर्निया के बनने के। एक तो हो गया कि हर्निया का बनना, दूसरा है हर्निया का बढ़ना। जब पेट का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप समझिए जहाँ पे छोटा सा सुराख था उसमें से कुछ चीज़ बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी, अब प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, बार बार बढ़ रहा है, तो ये सुराख धीरे धीरे करके बड़ा होता जाएगा। ये होता है नेचुरल कोर्स ऑफ हर्निया। अब कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारे पेट के प्रेशर्स बढ़ते हैं? जैसे खांसी। कुछ लोगों को क्रॉनिक कफ रहता है। मैंने बताया स्मोकिंग, स्मोकर्स में बहुत कॉमन होता है, स्मोकर्स कफ होती है, हल्का हल्का खांसते ही रहेंगे वो दिन भर में। तो खांसी आने से, क्रॉनिक कफ, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिन लोगों को अस्थमा है, हाँ, उनको बार बार खांसी लगी रहती है, सारा साल लगी रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हर्निया बन गया तो धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिपेशन। जो पेशेंट्स मोशन करते टाइम बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, बहुत प्रेशर लगाते हैं, उनमें भी ये हर्निया जो है बढ़ जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है प्रोस्टेट का बढ़ना। जो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स हैं जिनके अंदर प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो यूरिन करते टाइम उनको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पेट का प्रेशर बढ़े, खांसने पे पेट का प्रेशर बढ़े, मोशन करते टाइम आप जोर लगा रहे हैं, यूरिन करते टाइम जोर लगा रहे हैं, या फिर बहुत हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं एकदम से, मसल वीक है, छोटा सा सुराख बना हुआ है अंदर ऑलरेडी और आपने एकदम से भारी वजन उठा लिया,
तो उससे भी पेट का प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो है हर्निया को बढ़ाने का काम करती हैं, बना भी सकती हैं। कभी कभी किसी पेशेंट में अचानक वजन उठाया तो मसल टियर हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को हम संज्ञान में लेते हैं जब भी हर्निया का मैनेजमेंट करते हैं। तो किसी मरीज को ये कब पता लगता है या कब उसके समझ में आता है कि मुझे हर्निया की दिक्कत हो गई है? जी, हर्निया में जैसा मैंने बोला कि कैविटी के अंदर का अंग बाहर आने का प्रयास करता है, तो सबसे पहला लक्षण होता है सूजन आना, फूल जाना। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमारे जांघ के पास, अंडकोश के पास सूजन आ गई है, फूल गया है। लेकिन ये सूजन की बड़ी करेक्टरिस्टिक चीज़ है कि जब हम खड़े हो रहे हैं या भारी वजन उठा रहे हैं या खांस रहे हैं तब तो ये सूजन फूलती है, लेकिन जैसे ही हम लेट जाते हैं, आराम करते हैं, तो वो सूजन गायब हो जाती है। तो आप समझिए ना, अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पोस्चर चेंज करने से वो बदल जाए। तो ये हर्निया का पहला लक्षण यही होता है कि खड़े होने पे, भारी वजन उठाने पे, एक्टिविटी करने में तो वो फूल जाएगा, लेकिन आराम करने पे वो अंदर चला जाता है। तो ये पहला लक्षण होता है जिससे समझ जाना चाहिए कि ये हर्निया की निशानी है। ये कहीं पे भी हो सकता है, पूरे पेट में चीरे वाली जगह पे या किसी भी और जगह पे अगर सूजन आ रही है और वापस अंदर जा रही है तो ये हर्निया का लक्षण है। सर, इनिशियल स्टेज पे जैसे आपने बताया सूजन दिखने लगती है और लोगों को ऐसा होने लगता है, उसी स्टेज पे अगर कोई पर्सन डॉक्टर के पास आ जाता है और मेडिसिन चालू हो जाती है तो इस केस में क्या ऑपरेशन से बचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आप मेरे व्यूअर्स एक बात समझ लीजिए, मैंने अभी आपको बताया कि मसल्स की वीकनेस की वजह से वहाँ पे गैप बन गया है जी। अब जब गैप बन ही गया है तो कोई दवाई उस गैप को नहीं भर सकती। कोई दवाई मतलब कोई भी दवाई, मैं कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ, हर्निया की कोई भी दवाई होती नहीं, ना एलोपैथी में, ना होम्योपैथी में, ना आयुर्वेद में, ना चाइनीज़, यूनानी, किसी में भी नहीं। लोग डरते हैं कि हमें ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा। कोई भी इस संसार में ऑपरेशन कराने के लिए खुद से तो विलिंग नहीं होता है जी। लेकिन ये समझिए ना, जिस चीज़ का इलाज ही सिर्फ ऑपरेशन है, अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो वो बढ़ेगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आप हर्निया का साइज़ बढ़ेगा तो हर्निया का डिफेक्ट बढ़ जाता है और उतना ही बड़ा हमें मैश लगाना पड़ता है उसको मैनेज करने के लिए। हर्निया इज़ ए सर्जिकल डिजीज़, इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है और कोई उपचार है ही नहीं। इसलिए व्यूअर्स, किसी भी अंधविश्वास में, किसी भी बहकावे में कि हाँ हम 6 महीने में ठीक कर देंगे, हम इतना समय में ठीक कर देंगे, दवाई से ठीक कर देंगे, ये उन लोगों का काम है जो आपको बहका रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं। आप समझिए, अगर हमारा कहीं कपड़ा छिद जाता है तो हमें उसको क्या रफू कराना पड़ता है, सिलना पड़ता है, उसके बिना वो ठीक नहीं हो सकता है। तो बस वही हमारे शरीर के साथ हो रहा है कि जब हमारे मसल्स के अंदर गैप बन गया है तो हमें उसको रिपेयर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। सर, अगर कोई मरीज इसको ऑपरेट नहीं कराता है तो क्या ये जानलेवा बन सकता है? यस। हर्निया में आंत नीचे उतर रही है, बाहर आ रही है, आप लेट जा रहे हैं, वो वापस अंदर चली जा रही है, चलता रहा कुछ हफ्तों, महीनों, कई बार सालों तक ये चलता रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप समझिए, आंत बाहर आई, आके बाहर फूल गई और अब उस होल से वापस अंदर नहीं जा रही। तो ये एक तरह से वो सिचुएशन हो गई जैसे हमने इंटेस्टाइन के ऊपर फांसी लगा दी, इमरजेंसी से फांसी लगा दी हमने, इंटेस्टाइन के गले के ऊपर फंदा लगा दिया। तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। जो इंटेस्टाइन का सेगमेंट बाहर आ गया है उसको खून का दौरा ही बंद हो जाएगा। अब ब्लड सप्लाई बंद होगी तो ऑब्वियसली वो एरिया तो डेड हो जाएगा। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग इशू है। और जानते हैं सबसे मज़े की बात क्या है? अभी हम आगे आपसे बात करेंगे कि हर्निया का इलाज अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने बताया कि हर्निया के इलाज में आमतौर पे ज़्यादातर एडल्ट्स के अंदर हमें मेश लगानी पड़ती है, जाली लगानी पड़ती है। और जाली ऐसी होती है जो परमानेंट लाइफ लॉन्ग हमारे शरीर में रहती है। बड़े सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप इसको निकालेंगे कब? तो जानते हो मैं उनको क्या जवाब देता हूँ? मैं कहता हूँ कि जब हम अपने घर बनवाते हैं, लेंटर डलवाते हैं, तो सबसे पहले हम लोहे के सरिया का जाल बुनते हैं, फिर उसके अंदर कंक्रीट डाला जाता है। तो आप पूछते हो कि भैया ये सरिया कब निकालोगे? उसी तरह से जो हमारे शरीर के अंदर जो जाली है, ये एक तरह से सरिये का काम कर रही है, जाल का काम कर रही है, जिसके अंदर हमारा मांस जो है धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा और कुछ समय के बाद ये जाली और मांस एक ही चीज़ हो जाएंगे। इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, करना ही नहीं है, इसी से स्ट्रेंथ मिल रही है। ठीक है। अब मैं ये बात ये कर रहा था कि जब हर्निया फंस जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है और कुछ समय के बाद उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है तो आंत सड़ जाती है। अब जब सड़ी हुई आंत है तो ऑब्वियसली उसको काट के निकालना तो पड़ेगा।
और जब आंत काटनी पड़ती है तो आंत के अंदर के जो कंटेंट होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, बैक्टीरिया होता है उसके अंदर। ऐसी सिचुएशन में हम हर्निया के ऑपरेशन में जाली लगा ही नहीं सकते, अगर लगाएंगे तो वो पस बन जाएगी वहाँ पे। तो आप हमारी दुविधा समझिए कि मरीज ने अपनी अज्ञानतावश, अपने इग्नोरेंस के कारण हर्निया को लटकाए रखा। एक दिन ऐसा आ गया, आंत फंस गई, सड़ गई, हमें इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ रहा है क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग इशू हो गया है, और उस ऑपरेशन के अंदर हमें आंत को काटना पड़ रहा है, लेकिन हम हर्निया का जो प्रॉपर इलाज है जाली वो लगा ही नहीं पा रहे। और फिर वो मरीज जो है उस समय के लिए तो ईश्वर की कृपा से बच जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद हर्निया का तो अकरेंस दोबारा होना ही होना है। तो हम बैक टू स्क्वायर वन आ गए। व्यूअर्स मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हम किस चक्कर में फंस गए। हर्निया था, अगर समय रहते उपचार करा लिया होता तो सीधा इलाज था जाली लगाना और परमानेंट सोल्यूशन हो जाना। अब स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया आ गया जिसमें आंत सड़ गया, उसमें आंत को काट के सिलना पड़ा, और अब हम जाली नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्टेड हो जाएगी, और जब जाली नहीं लगाया तो हर्निया का पूरा इलाज होना ही नहीं, और वो दोबारा होगा ही होगा। तो ये विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। तो सर ऐसे मरीजों में जैसे आपने जाली नहीं लगाई और हर्निया का इलाज कर दिया, उनको दोबारा हर्निया होगा, फिर सर क्या ट्रीटमेंट उनको दिया जा सकता है? देखिए, इमरजेंसी सिचुएशन में तो हम सिर्फ हर्नियोरेफी कर सकते हैं कि मतलब अपने मसल्स का गैप स्टिच कर दिया, जाली नहीं लगाया। अब हमें पता है कि गैप सिंपल स्टिच करने से रिकरेंस रेट बहुत हाई होता है, हम खुद ही बता रहे हैं, होना ही होना है उसको, आज नहीं होगा, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद हो जाएगा। फिर क्या किया जाएगा सर? तो तब जाली लगा सकते हैं। जैसे ही दोबारा से हर्निया हो, तो ऐसे मरीजों से यही गुजारिश है कि भैया जो गलती पहले करी थी उसको दोहराना नहीं, कि हम फिर इग्नोर मार दें कि कब देखेंगे, कब जब कभी होगा तो देखेंगे ना। जिस दिन ये दिक्कत देगा तो आप ऑलरेडी जानलेवा दिक्कत को एक बार मोल ले चुके हो। मतलब सर इग्नोर करने की वजह से जो छोटा सा ऑपरेशन था वो बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ा हो गया। यस। और दूसरी बात ये है कि जब इंटेस्टाइन सड़ जाती है तो ये मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स जो हैं ये लाइफ और डेथ के मतलब भंवर में फंसे होते हैं। आप समझिए कि उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, किडनी बैठ गई, हार्ट बैठ गया, बीपी कम हो गया, कोएगुलेशन डिसऑर्डर हो गया, सांस फूलना शुरू हो जाती है, वेंटिलेटर सपोर्ट चाहिए, आईसीयू में मैनेज करना पड़ता है, और बहुत सारे पेशेंट्स इस कारण से जान भी गंवा बैठते हैं। सर क्या हर्निया का समय पे इलाज ना होने से कैंसर भी बन सकता है? नहीं, ये एक मिथ है, बिल्कुल एक मिथ है। हर्निया का इलाज नहीं हुआ तो उससे कैंसर बन जाएगा, नो। ये ऐसी गांठ नहीं है, ये ऐसी स्वेलिंग नहीं है, जो ग्रोथ है। मैंने बताया जो डिफेक्ट से बाहर आई, लेटने के बाद अंदर चली गई, यही हर्निया है। हर्निया का कैंसर से कोई डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है। हर्निया का दर्द कैसा होता है? मतलब इसको लोग सहन कर सकते हैं कि असहनीय दर्द होता है? देखिए, जब शुरू में हर्निया स्टार्टिंग में होता है तो भारी वजन उठाते टाइम कुछ ऐसा लगता है जैसे स्प्लिट हो गया, कुछ छिद गया, चिर गया, ऐसी फीलिंग आती है स्टार्टिंग में। लेकिन जब हर्निया वेल फॉर्म हो जाता है, अंग बाहर आना जाना शुरू होते हैं, तब ये पेन नहीं करते हैं। पेन अगर बने हुए हर्निया में हो रही है तो ये मान लो कि ये कॉम्प्लिकेशन का मार्कर है। कैसे? कहीं आंत फंस गई, ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया, या फिर आंत फंसने के बाद सड़ना शुरू हो गई, तब तो भैया इतना सीवियर पेन होगा कि छू भी नहीं सकते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का पेन, यस। डिस्कम्फर्ट जिसको बोल सकते हैं, ये कॉमनली होता है कि जब आंत नीचे उतरती है तो माइल्ड सा डिस्कम्फर्ट, थोड़ा चलने में दिक्कत, ये होता है। इसीलिए पेशेंट्स जो हैं इसकी इंपॉर्टेंस को जल्दी समझ नहीं पाते, उनको लगता है काम तो चल ही रहा है, समझ रहे हैं? तो शुरू में तो डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तब सीवियर पेन होता है। तो हर्निया के दर्द में और पेट के दर्द में हम कैसे अंतर कर सकते हैं? देखिए, पेट का जो दर्द है इन्फेक्शन की वजह से जब होता है वो मरोड़ जैसा दर्द देता है। जब हर्निया के अंदर आंत उतरती है उसमें भी स्टार्टिंग में तो मरोड़ उठ सकता है, लेकिन जब आंत में सूजन आना शुरू हो गया, आंत की ब्लड सप्लाई रुक गई, तो ये एक फोड़े की तरह दर्द होता है कि जैसे जैसे फोड़े में दर्द होता है, छूने पे दर्द होने वाला, वैसा थ्रॉबिंग पेन। साथ में जब आंत फंस जाती है तो भयंकर उल्टी आना, क्योंकि आंत में रुकावट आ गया, उसको ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया के फीचर्स बोलते हैं। भयंकर उल्टी आना, हरे रंग की उल्टी आना, मोशन ना पास होना, गैस पास होना बंद हो जाना, और पेट का फूलना, ये सब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स हैं जो कि हर्निया की वजह से हो रहे हैं। सर बहुत से केसेस में देखा गया है कि बच्चों को भी हर्निया हो जाता है, जबकि बच्चे को सर पहले कोई ऑपरेशन भी नहीं हुआ, ना उसने कभी हैवी वेट उठाया, ना उसने कोई इतनी ताकत वाली काम किया, तो बच्चों को हर्निया क्यों हो जाता है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब हमारे अंडकोश की डेवलपमेंट हो रही है, उसका जो रास्ता अगर पेटेंट रहता है तो उस वजह से हर्निया होता है। नवजात शिशु को, एक दिन के बच्चे को भी हर्निया हो सकता है, और वही रास्ता कभी कभी शुरू में नहीं एविडेंट होता, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद एविडेंट होता है। तो बच्चों में भी हर्निया होने का कंजेनिटल कारण है, ये मतलब जमानदरू बीमारी है, जन्मजात बीमारी है कि हर्निया का जो सैक है वो बंद ही नहीं हुआ, इस वजह से हर्निया डेवलप हो गया। सर एक मरीज को सबसे पहले डॉक्टर के पास कब आ जाना चाहिए? क्या उसको दिखे कि वो तुरंत डॉक्टर के पास आए जिससे कॉम्प्लेक्सिटी से बच सके?
हर्निया के लिए सबसे पहले तो है मरीज को समझ में आना कि मुझे हर्निया हो गया है। मैंने जैसे बताया लक्षण कि स्वेलिंग जब आप खड़े हो रहे हैं या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, भारी काम कर रहे हैं, तब तो बढ़ जाती है। जब आप लेट जा रहे हैं या आराम कर रहे हैं तो वो चली जाती है। आप विश्वास मानिए, मेरे पास तो ऐसे ऐसे मरीज आते हैं जिनके हर्निया की स्वेलिंग को हम नहीं पुश कर पाते अंदर, मरीज को पता है कि कैसे अंदर जानी है। वो इतने ट्रेंड हो चुके होते हैं, रोज कर रहे होते हैं, वो अपने आप से हाथ से अंदर से उसको पुश कर लेते हैं, हर उनका काम चलता रहता है। लेकिन पेशेंट को जब पता लग जाए कि मेरे को हर्निया है, जैसा मैंने बताया कि इट्स अ सर्जिकल डिजीज, इसका इलाज तो ऑपरेशन है, तो भैया कब तक आप इसको इग्नोर करोगे? तो जितना जल्दी आ जाएंगे उतना इजीली काम हो जाएगा, अनकॉम्प्लिकेटेड वे से काम होगा। जितना आप लंबा समय तक इसको लेके चलेंगे आपको भी रिस्क है कॉम्प्लिकेशन होने का, और सर्जन को मैनेज करने में भी डिफिकल्टी है। जितना बड़ा हर्निया होगा, जितना बड़ा सुराख होगा, उसके ऊपर उतनी ही बड़ी जाली लगानी पड़ेगी। ये कॉमन सेंस की बात है। जब कोई मरीज आपके पास हर्निया की समस्या लेके आता है तो कौन कौन सी प्रारंभिक जांचें आप सबसे पहले करवाते हैं जी? कैसे पता लगाते हैं? हर्निया जो है ना वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ऐसा हमने पढ़ा था अपने रेजिडेंसी में, जो आज भी सत्य है, लेकिन ये हर बार सत्य नहीं है। हर्निया जैसे पेशेंट कहते हैं मुझे स्वेलिंग है, खुद ही मरीज बता रहा है कि मुझे स्वेलिंग है, तो हम उसको चेक करते हैं फिंगर से, मल्टीपल टेस्ट होते हैं हमारे, कफ करा के देखते हैं, कफ इम्पल्स होता है, तो उससे पता लग जाता है कि यहाँ पे बल्ज आ रहा है, ये हर्निया है। पर आजकल ओबेसिटी बहुत प्रेवलेंट है, मोटापे वाले पेशेंट्स के अंदर ये टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। कई बार ये हर्निया मिस हो जाता है, तो पेशेंट पेन बता रहा है, डिस्कम्फर्ट बता रहा है, और हम एग्जामिन कर रहे हैं, कफ इम्पल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि खांसने पे कुछ वहाँ पे बल्ज आ रही कि नहीं, तो ये कभी कभी हमारी क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी वो पकड़ में नहीं आता। तो ऐसे पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं अल्ट्रासाउंड, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि दीवार को देखा जाता है। पेट के अंदर के ऑर्गन्स को देखने के लिए और अल्ट्रासाउंड होता है जो नॉर्मल सब जगह हो रहा है, लेकिन जो पेट की दीवार को या अंडकोश को देखने वाला अल्ट्रासाउंड होता है उसको हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड कहते हैं। उससे मसल्स के अंदर का गैप बहुत क्लियरली नजर आ जाता है, और पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के दौरान ही खांसी करके बोला जाता है कि खांसी करो, तो उससे जो अंग बाहर निकल रहा है उसका भी पता लग जाता है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड भी मिस कर लेती है, तो ऐसे कंडीशंस में हमें सीटी स्कैन करवाना पड़ता है, या कभी कभी हर्निया कॉम्प्लिकेट हो गया ये देखने के लिए कि हर्निया के अंदर का अंग जो है उसकी ब्लड सप्लाई है कि नहीं, उसके लिए हमें कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन बोलना पड़ता है, ये देखने के लिए कि हर्निया में आए हुए ऑर्गन वायबल हैं, जिंदा हैं कि नहीं है। सो लार्जली 100 मरीज अगर हर्निया के हमारे पास आ रहे हैं तो उनमें ऑलमोस्ट 90 से 95% में तो हमारे हाथ की एग्जामिनेशन से ही पता लग जाता है कि ये हर्निया है। बहुत कम पेशेंट्स हैं जिसमें, ओबीज पेशेंट्स में स्पेशली, कि ये डाउटफुल रहता है, उसमें हम अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। तो 99% पेशेंट्स तो इसी में डायग्नोज हो जाते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट हर्निया जो हैं, जो बाहर नहीं आ रहे हैं, जैसे ऑब्चुरेटर हर्निया है, फेमोरल हर्निया है, या हाइटल हर्निया है, तो ये हर्निया वो होते हैं जिनका एक कैविटी से दूसरी कैविटी की तरफ घुस रहे हैं, उसके लिए सीटी स्कैन कराना अति आवश्यक होता है। सर जैसा कि आपने बताया कि हर्निया का कोई भी मेडिसिन से इलाज नहीं है, अल्टीमेट हमें सर्जरी ही करानी है। फर्स्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज सर्जरी। तो इसका सर सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है कैसा है, क्या ये आसान है, कितना टाइम लगता है, और कितने समय पेशेंट को एडमिट होकर अपने नॉर्मल रूटीन में आने में कितना समय लग जाता है? आपने बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है। देखिए, हर्निया मैंने बताया मसल्स की वीकनेस, गैप, तो ये ट्रीटमेंट जो है एक तो साइज पे निर्भर करता है, लोकेशन पे निर्भर करता है किस जगह पे हर्निया है, पहले चीरा लगा हुआ है मरीज के, एक हर्निया है कि उसमें मल्टीपल डिफेक्ट्स हैं, पेशेंट की ओवरऑल बिल्ड कैसी है, पेशेंट मस्कुलर है कि ओबीज है। जो फैटी लोग होते हैं उनके में असल वीकनेस होती है, जनरलाइज वीकनेस रहती है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है जब हम हर्निया का इलाज करते हैं। ऊपर से पेशेंट स्मोकर तो नहीं है, उसको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर तो नहीं है, ये भी देखना है। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि जो सिम्टम्स, जो कंडीशंस हर्निया को प्रोमोट करती हैं, प्रोपेगेट करती हैं, जैसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, प्रोस्टेट का बढ़ना, या किसी को सीओपीडी है, तो उन सब चीज़ों का भी संज्ञान लेना ज़रूरी है। अगर हम उनको मैनेज नहीं करेंगे तो हमारी की हुई रिपेयर जो है वो परमानेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं तो ओपन टेक्निक भी होती हैं और लेप्रोस्कोपिक टेक्निक भी होती हैं। आजकल मेजॉरिटी हर्निया जो हैं वो हम लेप्रोस्कोपी से कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। लेप्रोस्कोपी में इतनी एडवांसमेंट्स हो गई कि हम हर्निया का ऑपरेशन, जटिल से जटिल हर्निया का ऑपरेशन भी लेप्रोस्कोपिक मेथड से हो रहा है, और उसमें मैश लगाई जाती है। आप ये समझिए
कि पेशेंट को जनरलाइज्ड वीकनेस है, गैप भी है मसल में, ओवरऑल बाकी मसल्स भी वीक हैं, या पेशेंट इतना ओबीज है, हर्निया का गैप इतना ज़्यादा चौड़ा है कि उसको आपस में मिलाना वो कठिन हो रखा है। तो ये वेंट्रल हर्निया की कुछ कुछ हमारे पास टिपिकल सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें कभी कभी स्टेज्ड प्रोसीजर भी करने पड़ जाते हैं कि पहले पेशेंट को वजन कम करने की सलाह दी जाती है, फैट कम की जाए, मसल्स को रिलैक्स करने की सिचुएशन अपना टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, बोटॉक्स बोलते हैं। अल्टीमेटली फिर हम फेशिया को क्लोज करते हैं और उसको मैश से कवर करते हैं। तो ये सर्जिकल डिटेल्स हैं, बट आम जनमानस के लिए समझना ये ज़रूरी है कि अगर आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके लाएंगे तो उसका उपचार भी उतना जटिल है। अगर आप शुरुआती स्टेज में आ जाएंगे तो उसका उपचार कंफर्टेबल तरीके से और अर्ली रिकवरी के साथ आपको ऑफर किया जा सकता है। तो चीज़ों को अपनी डिजीज़ को बढ़ा के मत लेके आइए, उसको शुरुआती स्टेज में ले आएंगे तो उसका मैनेजमेंट बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसा आपने बताया कि ऑपरेशन में मैश जाली डाली जाती है, जी। तो किस तरीके की जाली होती है? मतलब आम लोगों को नहीं समझ में आता है कैसी जाली डाली जाएगी, कितनी बड़ी होगी, उससे क्या होगा, कुछ जाली के बारे में बताइए। देखिए, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि जब घर में लेंटर डाल रहे हैं या तो सरिया का जाल बुना जाता है। अब आप चाहे टीएमटी सरिया लगाइए, चाहे रुंगटा स्टील लगाइए, इससे कोई खास अंतर नहीं होता। सरिया गुड क्वालिटी का होना चाहिए। उसी तरह से हमारे शरीर में जो जाली लगती है वो नॉन एब्जॉर्बेबल जाली होती है। ऐसा नहीं कि वो घुल जाए, वो परमानेंट रहनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन शॉर्ट फॉर्म में उसको प्रोलीन कहते हैं हम। प्रोलीन की जाली लगती है। मार्केट में सैकड़ों ब्रांड्स हैं जी, ठीक है। हर कोई अपने ब्रांड के हिसाब से उसकी कुछ अलग खूबियाँ बताता है, ये इतने मजबूत है, ये इतनी है, लेकिन मोटा तौर पे पॉलीप्रोपाइलीन जाली जो है वो ही लगती है। उसमें दूसरा अंतर ये होता है मैक्रोपोरस माइक्रोपोरस की, कुछ में जाल थोड़ा बारीक बुना होता है, किस में थोड़ा चौड़ा बुना होता है, तो वो कुछ टेक्निकल्स वेरिएशंस होती हैं। बट आम तौर पे नॉन एब्जॉर्बेबल प्रोलीन मैश का प्रयोग किया जाता है जब हम हर्निया का सर्जरी करते हैं। लेकिन इस प्रोलीन मैश की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब हम पेट के अंदर इसको लगाएं तो आंतों के चिपकने का डर रहता है। तो हम इस प्रोलीन मैश को पेट के अंदर की लेयर में नहीं लगा सकते, बाहर लगा सकते हैं, या आप दीवार के बीच में लगा सकते हैं, मसल्स की लेयर्स हैं उसके बीच में लगा सकते हैं, बट जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वहाँ नहीं लगाई जा सकती, वहाँ पे इंटेस्टाइन इसके साथ चिपक जाती हैं। तो जब पेट के अंदर लगाना है तो उसके लिए होती हैं ड्यूअल मैशेस, कंपोजिट मैश बोलते हैं। उसमें एक लेयर प्रोलीन की होती है और दूसरी लेयर जो है वो पीटीएफई की कोट की होती है, तो उसको कोटेड मैशेस, ड्यूअल मैशेस, कंपोजिट मैशेस बोला जाता है। वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं क्योंकि ये जो लेयरिंग करने वाला काम है ये थोड़ा कॉस्टली होता है। आम प्रोलीन मैश जिसका साइज़ हम 15 बाय 15 सेंटीमीटर का बोलते हैं, ये तकरीबन 4-5 हज़ार की कॉस्ट होती है। लेकिन इसी 15 बाय 15 सेंटीमीटर की ड्यूअल मैश वो तकरीबन 40 हज़ार के करीब की होती है। तो सर कौन सी मैश लगवानी चाहिए, डुअल वाली कि नॉर्मल वाली? मैंने बताया नॉर्मल वाली मैश को हम बाहर की तरफ से लगा सकते हैं ओपन टेक्निक में जब हम कर रहे हैं, या अगर लेप्रोस्कोपी में भी पेट की दीवार के अंदर अगर हम डिसेक्ट कर लेते हैं तब हम प्रोलीन मैश लगा सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आप कौन सा प्रोसीजर करवा रहे हैं, सर्जन आपका कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहा है। अगर लेप्रोस्कोपी से भी करना है तो आजकल इतना एडवांस काम आ गया है कि पेट की दीवार की लेयर्स के बीच में हम डिसेक्शन करके उसमें जाली डाल देते हैं, पेट के अंदर नहीं डालते हैं। तो प्रोलीन मैश का प्रयोग, सस्ती मैश का प्रयोग किया जा सकता है उतने ही इफेक्टिवनेस के साथ। जो पेट के अंदर डालने वाली जालियाँ हैं वो महंगी हैं, लेकिन सर्जिकल प्रोसीजर थोड़ा इजी होता है, तो इसलिए सर्जन उसको भी प्रेफर करते हैं कुछ लोग। लेकिन जो टेक्निकली एडवांस्ड हैं, आजकल नई नई टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपी की नई नई टेक्निक्स को अडॉप्ट कर चुके हैं, वो पेट की दीवार के अंदर, जिसको हम ई-टेप बोलते हैं, उस ऑपरेशन के द्वारा प्रोलीन मैश का प्रयोग कर लेते हैं उतनी ही सेम एफिकेसी के साथ। सर हर्निया का ऑपरेशन करते समय बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब डाउट रहता है जाली कौन सी लगाएं, कितने वाली लगाएं, कौन सी जाली काम करेगी, कौन सी खराब हो जाएगी। ये भ्रम है लोगों के मन में जिनका जवाब उनके पास नहीं है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए। देखिए, जैसा मैंने बताया, जाली जो है वो फॉरेन बॉडी है, हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। प्रोलीन है, लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, घुलने वाला नहीं है। तो हर्निया के ऑपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेरिलिटी, कि हम जो भी काम करें वो साफ़ सुथरे तरीके से करें। हमारा ऑपरेशन थिएटर पूरा स्टेराइल हो, हमारे इंस्ट्रूमेंट सारे स्टेराइल हों, हमारी ड्रेपिंग शीट्स स्टेराइल हों, और हमारे सारे असिस्टेंट्स जो हैं वो भी सारी स्टेरिलिटी का ध्यान रखें। अगर कहीं से भी कोई इन्फेक्शन आ जाएगी तो आप कोई भी जाली डाल लो भैया, वो तो इन्फेक्ट हो ही जाएगी। तो इन्फेक्शन कंट्रोल जो है सर्जरी के दौरान वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्जरी के दौरान भी
और मैं कहूंगा कि पेशेंट के अंदर भी अगर कहीं पे भी बॉडी में इन्फेक्शन है, कुछ पेशेंट्स होते हैं कहते हैं कि सर हमारा हर्निया का ऑपरेशन कर दीजिए, वायरल हो रखा है, साथ में किसी को खांसी जुकाम हो रखा है, किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन हो रखी है। आजकल तो डायबिटीज इतनी कॉमन है, डायबिटीज के कारण लोगों को इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोननेस हो गई है, बहुत प्रोन हो गए लोग। तो इन्फेक्शन की प्रेजेंस में हर्निया का ऑपरेशन कभी मत करिए। ऑपरेशन थिएटर में स्टेरिलिटी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना। मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। मैं सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, मैं टीम का चीफ हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन टीम का एक भी मेंबर मान लीजिए उसका ग्लव्स कहीं और जगह पे छू गया और उसने हमें नहीं बताया, तो हम अपनी नेकेड आई से थोड़ी ना देख सकते हैं कि उसका ग्लव खराब हो गया। ये तो उसकी अंतरात्मा की बात है कि वो भी बताए कि सर नो आई हैव टू चेंज माई ग्लव, क्योंकि इतनी छोटी सी बात से भी पेशेंट के जान को खतरा भी, क्या इन्फेक्शन हो जाएगी मैश में, वो रोक ही नहीं सकते हम उसको। और एक बार मैश इन्फेक्ट हो गई तो उसको मैनेज करना बहुत ही कठिन चीज़ है। उसमें कभी सर्जन को पता ही नहीं लगता कि ऐसी गलती भी हो चुकी है पूरी टीम में और मैश इन्फेक्ट हो गई है। बाद में पेशेंट को फीवर आ रहा है, इन्फेक्ट बस आ रही है, एंटीबायोटिक्स चल रही हैं और कभी कभी तो मैश को बाहर तक भी निकालना पड़ जाता है। तो इतना भयंकर होता है मैश इन्फेक्शन। सो भैया, जाली की क्वालिटी से मैश के इन्फेक्शन का कोई लेना देना नहीं। स्टेरिलिटी, सफाई से ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और कौन सी जाली लगवाएं, मैंने जैसे बताया कि प्रोलीन मैश ही सबसे कॉमन है। अगर आपको बाहर और दीवार के अंदर लगानी है, पेट के अंदर लगानी है, तो आपको ड्यूअल मैशेस लगवानी ही पड़ेंगी, नहीं तो इंटेस्टाइन जाली के साथ चिपक सकती हैं। यही 2-3 चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। ब्रांड्स के पीछे जाएंगे कि इस ब्रांड की लगवानी है, उस ब्रांड की लगवानी है, उसका कोई अंत नहीं है और ना ही उसका आपके ऊपर, बॉडी के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का प्रभाव है। सब जालियाँ प्रोलीन की एक ही समान है स्ट्रेंथ में, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो सर आपके अकॉर्डिंग इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी जाली लगाएं, कितने वाली जाली लगाएं, बल्कि ये देखें आप जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा रहे हैं उसमें साफ सफाई, क्लीनलीनेस, हाइजीन कितना है और जो डॉक्टर हैं उनकी टीम है वो कितना प्रोटोकॉल को फॉलो करके ऑपरेशन कर रही है। वास्तविकता तो यही है भैया, यही सच्चाई है कि आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्टेराइल कंडीशंस हैं, कितना अच्छा उनकी टीम है, वो मैटर करती है ज़्यादा, बजाय कि जाली की ब्रांड। तो सर जिन लोगों को हर्निया के ऑपरेशन के बाद फीवर आने लगता है या वो अच्छा फील नहीं करते हैं, उनको हमेशा बुखार बना हुआ है, तो इसका रीज़न मतलब यही होता है कि ऑपरेशन करते समय कुछ ना कुछ इन्फेक्टेड चीज़ टच में आई हर बार तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है कि हर्निया के बाद मान लीजिए लंग्स जो हैं वो थोड़े कंजस्ट हो गए, उससे भी फीवर आ जाता है। लेकिन परसिस्टेंट फीवर की ऑपरेशन करवाया और उसके बाद लगातार बुखार बना ही हुआ है, हफ्तों से महीनों से चल रहा है, तो भैया सस्पेक्ट करिए कि जाली में इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। या फिर जहाँ पे हर्निया का ऑपरेशन किया है उस ऑपरेशन साइट से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, कुछ पस आ रहा है, लिक्विड डिस्चार्ज बना रहा है, तो भी ये साइन है। हर्निया के ऑपरेशन वाली जगह पे स्वेलिंग बनी रहती है, तो भी एक संभावना हो सकती है कि ये इन्फेक्शन का मार्कर हो सकता है। इन सब चीज़ों के साथ फीवर, डिस्चार्ज विद स्वेलिंग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है, और पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाएं तो उसमें TLC बढ़ा हुआ आता है, तो ये सब चीज़ें मार्कर हैं इन्फेक्शन की। सर ये जो मैश और जाली डाली जाती है, ये अपना काम तुरंत चालू कर देती है कि कुछ समय बाद ये मिक्स होती है बॉडी से और फिर काम चालू करती है? देखिए, काम की शुरुआत तो जैसे ही हमने मैश लगाया विद इन 48 आवर्स ये स्टार्ट हो जाता है, फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ शुरू हो जाती है, मांस आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसको कम्प्लीटली मसल्स के साथ इंटरमिंगल होने में कम से कम 4 to 6 वीक्स लगते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि सर हमने हर्निया का ऑपरेशन कराया, अब हम हैवी वेट लिफ्टिंग कब कर सकते हैं? तो जब तक मैश और मसल्स एक जैसे नहीं हो जाते, बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाते एक दूसरे के साथ, तब तक हम हैवी वेट लिफ्टिंग की एडवाइस नहीं देते हैं, और वो ड्यूरेशन आमतौर पे 1-1.5 महीना हम बोलते हैं कि मत करिए। सो हर्निया ऑपरेशन के बाद आदमी अपना सामान्य जीवन कितने दिन में चालू कर सकता है? देखिए, लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी जो है वो इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। इनग्वाइनल हर्निया की अगर हम बात करते हैं जो ग्रॉइन्स में होता है, तो इस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में सिर्फ 3 सुराख बनाए जाते हैं, 3 होल्स। एक होल बनता है अम्बलाइकस पे, इसका साइज होता है 1 सेंटीमीटर का, एक इस तरफ और एक इस तरफ, आधा सेंटीमीटर के, ठीक है। तो इस ऑपरेशन के 2 घंटे के बाद पेशेंट उठ सकता है, बैठ सकता है, चल सकता है, और यूरिन पास करने के लिए खुद से वॉशरूम चल के जाते हैं, सीढ़ी चढ़ सकते हैं। 1 दिन के लिए हम हॉस्पिटलाइज करते हैं और नेक्स्ट डे पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। घर में जाके आप उठना, बैठना, चलना, सीढ़ी चढ़ना, नहाना धोना, ऑफिस जाना, लाइट वर्क करना, सब रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। बट यस, क्या ध्यान रखना है? हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना एकदम से। खांसी छींक आ जाए तो जहां मैश लगाई हुई नीचे, वहां पे हाथ से सपोर्ट कर लेना है। मोशन करते टाइम जोर नहीं लगाना, यूरिन करते टाइम जोर नहीं लगाना,
किक नहीं मारना, झटके वाली जगहों पे नहीं जाना, जिससे भी मैश के डिस्प्लेस होने का खतरा हो, ये चीज़ें नहीं करना है। लेकिन रूटीन काम आप विद इन 20-48 आवर्स में कर सकते हैं। सर हर्निया डिटेक्ट होने में और उसके ऑपरेशन कराने के बीच का जो समय होता है, इस बीच के समय में जैसे किसी ने कम 1 महीने बाद ऑपरेशन करा होगा, इस बीच के समय में अपने बचाव के लिए मरीज क्या कर सकता है? कोई ऐसी कोई टेक्निक या कोई ऐसी कोई बेल्ट आती है जिसको लगा के सपोर्ट से थोड़ा सा बच सकता हो? बहुत बहुत स्मार्ट क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम हर्निया बेल्ट लगा लेंगे तो हर्निया का इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही गलत धारणा है। बेल्ट से आप सपोर्ट दे सकते हैं, वो भी टेम्परेरीली, वो भी पार्शियल, पूरे सुराख को बंद नहीं कर सकते आप। एक ट्रस होती है, लोग जो है वो एक गुल्ला सा लगा के इसके ऊपर लगा के, बहुत कम्बरसम होता है लेकिन वो पहनते हैं। उनको लगता है ऐसा करने से हम हर्निया को बढ़ने से रोक रहे हैं या हर्निया का इलाज कर पा रहे हैं, बस ऑपरेशन नहीं करवाना है। ये सिर्फ अपने मन को बहलाने की बात है। ट्रस से फायदा तो पूरा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा नुकसान हो जाता है हमें, क्योंकि जब हम ऑपरेशन करते हैं, जो हर्निया का सैक निकल के बाहर गया होता है अंडकोश की तरफ, उसको डायसेक्ट करना इतना कठिन हो जाता है, आप विश्वास मानिए कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने फेविकोल लगा के उसको चिपका दिया वहाँ पे। ये समस्या होती है हमारी सर्जरी में। जो लोग ट्रस यूज़ करते हैं तो सर्जन के लिए तो बहुत कठिन हो जाता है, और मरीज जिसने ट्रस यूज़ भी किया है, मान लीजिए 1-2 साल ट्रस यूज़ करके आया है और अल्टीमेटली हर्निया ऑपरेशन करवा ही रहा है, तो उसने 2 साल तक चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर लिया रादर देन उसको सॉल्व करने के। जहाँ तक रही बात, आपका सवाल था कि जब तक हम ऑपरेशन नहीं करवाते, यस, आज मेरे पास आए हैं, हमने एडवाइस किया आपको कि ऑपरेशन करवा लीजिए, पर जरूरी तो नहीं है कि आप हर बार इमीडिएटली करवा पाएं, कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो इस गैप के दौरान, इस ड्यूरेशन में, कि जब तक सर्जरी नहीं हो जाती, तब तक वो सब काम नहीं करने जिससे हर्निया फंस सके। मतलब पेट का प्रेशर जिन एक्टिविटीज से बढ़ रहा है, वो एक्टिविटीज से आप बचें। खांसी, लैट्रिन करते टाइम जोर लगाना, पेशाब करते टाइम जोर लगाना, भारी वजन उठाना, ये सब जो है आप अवॉइड करें। और इन केस हर्निया का स्वेलिंग, सूजन बाहर आ गई और वो वापस नहीं जा रही, आपको डिस्कम्फर्ट देना शुरू हो गई, इमीडिएटली उसकी तरफ ध्यान दें। सब काम छोड़िए, लेट जाइए, आराम से डीप ब्रीथिंग करिए, रिलैक्स होइए और अपने हाथ से उस स्वेलिंग को अंदर पुश करने की कोशिश करिए। अगर वो बाहर फंसा रहा लंबा टाइम तक, तो फिर वो जानलेवा सिचुएशन में जा सकता है, जिसको हम स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहते हैं। इससे बचिए। सर क्या किसी विशेष तरीके के खान पान से भी हर्निया होने की संभावना ज़्यादा रहती है कि खाने पीने से इसका कोई संबंध नहीं है? भैया, खाने से तो कोई संबंध नहीं है, पर बीड़ी या सिगरेट पीने से है। सिगरेट अवॉइड करना है। सिगरेट नहीं पीना चाहिए। स्मोकिंग जो है, निकोटीन जो है, वो हर्निया को प्रमोट करती है, हीलिंग को पुअर करती है, कनेक्टिव टिश्यू को वीक करती है, तो गैप बनने के चांसेस बन जाते हैं। सर हर्निया से जुड़े कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं या मिथ्स हैं जो अक्सर मरीज आपसे आके पूछते हैं और उनको सही जानकारी नहीं होती है? सबसे पहला तो सवाल होता है कि सर ये तो बहुत छोटा सा है, इसको अभी ऑपरेट कराने की क्या ज़रूरत है? तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में बोलना चाहता हूँ। एक छोटा सा सुराख, उसमें से कुछ आंत बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, और वर्चुअली एक बड़ा सुराख जिसमें आंत जाके बाहर आ रही है। इनमें से फंसने की टेंडेंसी किस में ज़्यादा है? छोटे वाले में ज़्यादा। आपने खुद ही आंसर दे दिया जी। कि छोटे सुराख में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आंत जाए और वापस अंदर ना आ पाए, फंस सकती है। बड़ा जितना सुराख है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस कम होते हैं भैया। तो छोटे हर्निया में आंत के फंसने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है कि अभी तो छोटा है। दूसरी बात, साइज का कोई क्राइटेरिया क्या है? आप बताइए, कौन सी किताब या कौन सा लिटरेचर ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर साइज के ऊपर आप ऑपरेशन करवाइए, इस पर्टिकुलर साइज पे आप ऑपरेशन ना कराइए? भैया, जब पता ही है कि इसका एक ही इलाज है, आज कराओ चाहे 5 साल बाद कराओ, इलाज तो ऑपरेशन है, तो फिर आप उतना टाइम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के क्यों जीना चाहते हैं? कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जितना साइज उसका बढ़ता जाएगा उसको अप्रॉक्सीमेट करना मुश्किल हो जाएगा, उसके ऊपर जाली का साइज बड़ा लगेगा, उतनी डिसेक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें सर्जरी में। तो इसलिए ये जो भ्रम है ना कि अभी छोटा है, अभी थोड़ा बड़ा नहीं है, ये आप प्लीज़ इस चीज़ से बाहर निकलिए, क्योंकि हर्निया है तो है, इलाज एक ही है, ऑपरेशन। सर जो जाली लगाई जाती है सभी मरीजों को सेम साइज की लगाई जाती है कि साइज अलग अलग होता है जाली का? देखिए, इनग्वाइनल हर्निया जो है उसमें ओपन टेक्निक में जो जाली लगती है उसका साइज होता है नॉर्मली 3/6 इंचेस। उसको भी थोड़ा ट्रिम करके ही लगता है, लेकिन उसी इनग्वाइनल हर्निया का जब हम लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर करते हैं तो जाली का साइज बढ़ जाता है। उसमें हम यूजुअली 12/15 सेंटीमीटर की मैश डालते हैं, 12/15 सेंटीमीटर की, ठीक है।
वो अंदर लगती है। कभी कभी हर्निया बहुत बड़ा होता है, मतलब आधा पेट के अंग जो है वो स्क्रोटम में गए हुए हैं, उन कंडीशंस के अंदर गैप को कवर करने के लिए इससे भी बड़ी जाली लगा सकते हैं, लगानी पड़ती है, नहीं तो हर्निया दोबारा हो जाएगा। आप समझिए ये एक सुराख है, अगर आपने आधी लगाई तो इतना सुराख तो कवर अनकवर्ड रहेगा ना। जी जी। तो मेन एम यही है कि पूरे होल को कवर करना है, अच्छे से कवर करना है, और इतना कवर करना है चारों तरफ ताकि पेट के प्रेशर से वो जाली टूट ना जाए, या कभी कभी छोटी जाली लगाएंगे तो वो जाली हर्निया के सुराख में से निकल के बाहर चली जाएगी। ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि अगर आपने जाली का साइज छोटा लगाया एज कम्पेयर टू होल, तो जैसे पेट का प्रेशर बढ़ा, पेशेंट ने झटका दिया, खांसी दी, तो जाली उखड़ के साथ में निकल गई अंदर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए साइज के अकॉर्डिंगली अच्छी से कवर वाली जाली लगानी चाहिए। सर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसमें हर्निया डिटेक्ट हो जाता है, तो ऐसे केस में कैसे उसकी मेडिसिन चलती है? देखिए, प्रेगनेंसी एक यूनिक सिचुएशन होती है। प्रेगनेंसी में एक तो पेट के अंदर बेबी होने के कारण स्ट्रेचिंग होता है, उससे हर्निया बढ़ जाता है। दूसरा, हार्मोन्स जो प्रोजेस्टेरॉन है वो भी हमारे मसल्स को, लिगामेंट्स को वीक करता है, रिलैक्स करता है, जिसके कारण हर्निया के बढ़ने के चांस हो जाते हैं। अब जब प्रेगनेंसी में हर्निया है तो आप ये समझिए कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करेगी वो हर्निया भी स्ट्रेच होगा, उसका गैप भी स्ट्रेच होगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान तो हम हर्निया का ऑपरेशन एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि धीरे धीरे ये बढ़ना ही है। अभी जब प्रेगनेंसी ओवर हो जाए, डिलीवरी हो जाए, उसके बाद पेशेंट के मसल्स की टोन वापस आ जाए, तब हम हर्निया का ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चीज़ में ये होता है कि आपकी फैमिली कंप्लीट है, कि आपको दोबारा प्रेगनेंसी तो नहीं कंसीव करनी है। अगर किसी मरीज को अभी अपनी फैमिली कंप्लीट नहीं है, उसको दोबारा से प्रेगनेंसी करना है, तो उसमें फिर हम हर्निया का ऑपरेशन टाल देते हैं कि जब दूसरी बार भी प्रेगनेंसी कर लो उसके बाद करवा लो। ठीक। इन केस कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है कि हर्निया फंस रहा है, पेन बहुत हो रहा है, या स्किन की नेक्रोसिस हो रही है, तो उस कंडीशन में तो अपने को सर्जरी करना पड़ता है। सर क्रोनिक लीवर डिसीज और हर्निया का कुछ रिलेशन है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बहुत सारे मरीज क्रॉनिक लीवर डिजीज़ के अम्बलाइकल हर्निया के साथ आते हैं, नाभि में। क्यों? क्योंकि उनके पेट के अंदर पानी भर जाता है, एसाइटिस, लीवर की डिजीज़ में एसाइटिस हो जाता है। तो जब पेट में पानी कॉन्स्टेंटली भरा रहता है तो आप सोचिए पेट की दीवार के ऊपर परमानेंट स्ट्रेच रहता है। तो ऐसे मरीजों में नाभि में गैप बनना शुरू हो जाता है, और उस गैप के अंदर से चीज़ें बाहर बल्ज करती हैं। पानी भी बल्ज करता है, इंटेस्टाइन भी बल्ज करती है, ओमेंटम भी बल्ज करता है। और ऐसे मरीज़ों में क्योंकि पेट में पानी जो है वो लिवर की डिजीज़ की वजह से हो रहा है, तो ये सबसे समस्याजनक सिचुएशन होती है कि जब एसाइटिस है और हर्निया बढ़ रहा है, तो पहला रोल होता है हमारा कि एसाइटिस को कंट्रोल करें, दवाई से पेट का पानी कंट्रोल करें, उसके बाद फिर इसका ऑपरेशन तुरंत करवा देना चाहिए। सर हर्निया का गॉल ब्लैडर से भी कोरिलेशन है? नहीं, हर्निया और गॉल ब्लैडर से कोई आपस में संबंध नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं उनमें हर्निया के साथ साथ गॉल ब्लैडर स्टोन्स मिल जाते हैं। तो वो हमसे पूछते हैं कि क्या हम ये दोनों सर्जरीज इकट्ठी करवा सकते हैं। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। गॉल ब्लैडर अगर इन्फेक्टेड नहीं है, उसके अंदर कोई पस नहीं है, तो आप यस गॉल ब्लैडर सर्जरी हर्निया सर्जरी के साथ करवा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से गॉल ब्लैडर के अंदर सूजन आई हुई है, पस है, या सर्जरी के दौरान गॉल ब्लैडर की पस स्पिल हो गई है, फूट गया है, बाइल फैल गया है, तो ऐसी सिचुएशन में हर्निया का ऑपरेशन साथ में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम मैश लगाएंगे और उस मैश में अगर कुछ भी इन्फेक्शन हो गई तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इस समय इन्फेक्टेड केसेस के अंदर हर्निया में मैश नहीं लगानी चाहिए, जैसा मैंने पहले भी बताया। लेकिन अगर अनकॉम्प्लिकेटेड गॉलस्टोन डिजीज़ है तो उसमें हर्निया आप साथ में कर सकते हैं। अब क्योंकि गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के लिए भी कॉमनेस्ट ऑपरेशन जैसा आप जानते हैं लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होता है। तो अगर किसी मरीज को नाभि में हर्निया है, अम्बलाइकस में, तो हमारा कैमरा तो अम्बलाइकस से जाता है, तो हमें चाहते या ना चाहते हुए भी उसी एरिया से जाना ही है, तो साथ में उसका ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन हर्निया के ऑपरेशन में सिंपल हर्नियोग्राफी करने से कि उस सुराख को हमने सिल दिया, ये सिर्फ आधा ही इलाज है जब तक आप मैश नहीं लगाते हैं। मैश लगाने से ही हर्निया का कंप्लीट इलाज होता है। सर आपने हर्निया से संबंधित लगभग सारे प्रश्नों का जो लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल में पूछे थे, जो लोगों के मन में भ्रम होते हैं, आपने आंसर किए जी। हम अंत में चाहेंगे सर कोई एक ऐसा सुझाव आप हमारे व्यूवर्स को दें जिससे वो और उनके फैमिली मेम्बर्स हर्निया से अपने को बचा सकें। देखिए, हर्निया जो है प्रिवेंशन की जहाँ तक बात करें तो जो लोग स्मोकिंग में इंडल्ज हैं वो स्मोकिंग को छोड़ें। अगर हर्निया हो गया है तो उसको इग्नोर नहीं करें,
क्योंकि इग्नोरेंस से बड़ी कोई श्राप नहीं है, मैं बोलूँगा। अभी अभी एक पेशेंट मैंने ऑपरेट किया कुछ दिन पहले, माता जी हैं, उनको भी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, एसाइटिस था, उनके नाभि में हर्निया था इतना, ऑलमोस्ट 2-2.5 सेंटीमीटर का गैप था उसमें, और पूरा ऐसे मशरूम की तरह वो बाहर आ जाता था। उनको समझाया गया कि भैया पानी कंट्रोल करें, पेट का एसाइटिस कंट्रोल करें, उसके बाद इसका ऑपरेशन करवाना है। वो हमसे डेट भी ले गई, लेकिन इस दौरान हर्निया फंस गया, और फंसने के साथ साथ आंत जो है वो सड़ गई। इमरजेंसी में आई, पूरा पेट खोल के इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। जो आंत का हिस्सा सड़ा हुआ था उसको काटा, उनको आपस में दोबारा से सिला, और हर्निया के गैप को सिर्फ स्टिच से क्लोज किया। मैश तो लगा नहीं सकता। अब आप ये सोचिए कि इतनी कॉम्प्लेक्स केस को, जिसको समय रहते अगर ऑपरेट करवा लिया होता तो परमानेंट सोल्यूशन हो जाता। इग्नोरेंस की वजह से उसको लटका के हम करा लेंगे, अभी करा लेंगे, कभी पानी भर गया, कभी ठीक नहीं हुआ, इस तरह से करते कराते जब एक्चुअल में इमरजेंसी में आई तब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से निकलना पड़ा। ऑपरेशन भी पूरा पेट खोलना पड़ा और जाली भी नहीं लगा पाए। तो व्यूअर्स, ये कंडीशंस को लाना ही नहीं है, इस कदर तक डिजीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं होने देना, समय रहते इसका उचित इलाज करवा लेना। यही मेरा मैसेज है अपने व्यूअर्स को। आप अवेयर होइए, आप नॉलेजेबल बनिए, आप पढ़िए, आप पूछिए अपने डॉक्टर से, और डॉक्टर की सही सलाह को मानिए भी। कोई नहीं चाहता है आपको बीमार करना। किसी डॉक्टर का उद्देश्य नहीं है कि मुझे ऑपरेशन करना है तो इसलिए थोड़ी ना मैं आपके ऊपर ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिनका इलाज सिर्फ ऑपरेशन से हो सकता है, तो उसको समझना है, उनको इग्नोर नहीं करना। यही मेरा आज का मैसेज है। सर, अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी पेट से संबंधित विभिन्न बीमारियों के बारे में ऐसे ही चर्चा आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।